इसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊं। ये गिन्नी का काफी सहयोग है इसमें, क्योंकि इसके बिना मैं थोड़ा अपने को अक्षम महसूस करता हूँ। गिन्नी को भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आ गया। सुशील त्यागी जी भी आ गए हैं। देखो प्रेजेंट का जो ऑप्शन है वो दिख रहा है गिन्नी। गिन्नी बॉटम राइट में नीचे प्रस्तुत करें या प्रेजेंट। हाँ ठीक है, आ गया ना? जी जी आ गया। हाँ। डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। मित्रों, आज हम लोग गणित की एक ऐसी संकल्पना यानी कंसेप्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि भयभीत करती है, और उसके कारण से कक्षा 11-12 में और उसके बाद बीएससी एमएससी में और साधारण जीवन में भी अगर गणित से हमारा लगाव है, हम बहुत सारी बातों का आनंद नहीं ले पाते। तो कैलकुलस की जो विकास यात्रा है उसका पहला कदम है लिमिट यानी सीमा। और सीमा को समझने के लिए एक तरफ तो आपको नंबर सिस्टम पर अच्छा नियंत्रण चाहिए, और दूसरी तरफ तरह तरह के जो फंक्शंस हैं जो बहुत इजी नहीं है उन्हें आपको समझना आना चाहिए। तो आज तो मैं नंबर सिस्टम का थोड़ा गहराई बताने की कोशिश करूंगा कि वहां से लिमिट का कंसेप्ट किस प्रकार से निकलता है। अगली बार थोड़ा सा मैं सुप्रीमम इन्फीमम की बात करूंगा, उच्चक और निम्नक। उसके बाद में सीक्वेंसेस की बात करूंगा, और उसके बाद में फंक्शंस की ग्राफ की बात करके फिर मैं फंक्शंस की लिमिट पर आऊंगा। एक बार हमें लिमिट निकालने का कंसेप्ट समझ में आ गया, समस्या यह है कि बिना कंसेप्ट समझे भी लिमिट के अनेक सवाल हो जाते हैं, लेकिन हम उनका आनंद नहीं ले पाते। तो हमारा प्रयास यही है कि लिमिट का कंसेप्ट सबके ध्यान में आए, और इसलिए आज की ये चर्चा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं नंबर सिस्टम के साथ। तो पहले हम देख चुके हैं कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमारे पास जो चीजें आती हैं वो 1 है, और 1 से अगला 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 इस प्रकार से है, 2 है, 3 है, 4 है, और इस प्रकार से आगे। प्रश्न पैदा होता है कि क्या हम इस नेचुरल नंबर के सेट से इंटीजर्स का सेट बना सकते हैं, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बना सकते हैं? तो आपको आश्चर्य होगा कि बिल्कुल बना सकते हैं। हम क्या करें कि कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लें, अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 और 7 लिए, तो उनके मल्टीप्लाई से 14 आता है जो कि नेचुरल नंबर में ही है। अगर हम 2 संख्याएं लेते हैं नेचुरल नंबर्स में और बड़ी में से छोटी घटाते हैं तो भी नेचुरल नंबर आता है। जैसे 7 और 2 लिया, 7 - 2 किया तो 5 आ गया, वो भी नेचुरल नंबर में है। तो नई संख्याएं हमको कम मिलेंगी जब हम घटाने में ये ध्यान नहीं देंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे 2 - 7 किया तो -5 आ गया, और वो हमारे नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है। या हमने 2/7 किया तो वो हमारे सेट में नहीं। तो अगला सेट बनाने के लिए हमें किसी एक बात का उपयोग करना है, या तो हमें घटा करना है या भाग करना है। तो हम घटा करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि नेचुरल नंबर के सेट को हम लिखेंगे a माइनस, और फिर b लिखेंगे, और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, a - b है ये, या मैं इसको मिटा देता हूं। ये मैंने रबड़ ली, और मैं जब नया नया हूं भाई तो मुझे क्षमा करेंगे। हाँ, तो अब फिर दोबारा से पेन चुनना पड़ता है इसमें, और पेन लेकर फिर मैं यहाँ आता हूँ, और यहाँ पर फिर मैं b लिखता हूँ। तो हम देखते हैं कि हमारे पास b है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास b है, इसमें a और b, ये पता नहीं क्या हो रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। ये जो हमारे पास a और b हैं, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो z का निर्माण हो जाएगा। अब अगर z जो है हम देखें तो z हमारे पास क्या है, तो z हमारे पास किस प्रकार की संख्याएं हैं, तो 0 +-1 +-2 +-3, इस प्रकार की संख्याएं हमारे पास हैं।
तो हम ये देखते हैं कि जेड की हर एक संख्या दो नेचुरल नंबर में से किसी एक को दूसरे में से घटाने से प्राप्त हुई। जैसे 3 7 - 4 से भी प्राप्त हो जाएगा और 3 4 - 1 से भी प्राप्त हो जाएगा। -3 7 - 10 से भी प्राप्त हो जाएगा और 8 - 11 से प्राप्त हो जाएगा। अब हम जेड की सहायता से क्यू का निर्माण करेंगे। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि क्यू का निर्माण कैसे होता है। तो उसके लिए आप लिखते हैं P अपॉन Q, जहां पर P और Q दोनों के दोनों जेड के एलिमेंट है। फिर आप कुछ और बातें भी कह देते हैं, जैसे आप कह देते हैं कि Q 0 नहीं है, P और Q में कुछ कॉमन नहीं है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन Q का निर्माण हो जाता है। अब Q जो है पहला वो सेट है जहां पर कि लिमिट का कंसेप्ट हमें समझ में आएगा। नेचुरल नंबर और जेड से हमें लिमिट का कंसेप्ट समझ में नहीं आता। तो हम जानते हैं कि हर एक रियल नंबर, एक हम नंबर लाइन खींच देते हैं और उस नंबर लाइन का थोड़ा आनंद हम लेंगे। तो ये मेरे पास एक नंबर लाइन है भाई। तो इस नंबर लाइन पर कोई भी रियल नंबर, जैसे मैं यहां पर आपकी सुविधा के लिए मैं यहां पर 0 ले लेता हूं, तो ये मेरा 0 है। अब कोई भी मुझे अगर आप नंबर बोलेंगे, जैसे आपने बोला मुझे 3, तो अगर मैं 1 लेंथ को तय कर लूं कि 1 लेंथ मेरी इतनी है, तो 3 इसके तिगने पर आ जाएगा। 1/2 बोलेंगे तो यहां आ जाएगा। आप 0.1 बोलेंगे तो 0.1 यहां आ जाएगा। आप -1 बोलेंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। आप √2 बोलेंगे तो √2 भी जो है 1 के थोड़ा राइट में चला जाएगा। आप बोलेंगे 0.17 तो उसके लिए भी आपको कोई पॉइंट मिल जाएगा। तो आप देखेंगे हर एक पॉइंट के लिए एक रियल नंबर है, हर एक रियल नंबर के लिए एक पॉइंट है। लेकिन अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो केवल क्यू की बात करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि कक्षा 7-8 की ज्योमेट्री से मुझे इस लाइन पर 1/3 को प्रेजेंट करना है। तो देखिए मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा। उसके लिए मैं ज्योमेट्रिकली 0 से किसी भी एंगल पर एक लाइन खींचूंगा और उस लाइन के मैं 0 से शुरू करके मैं 3 बराबर पार्ट करूंगा। तो एक पार्ट मैंने ये कर दिया, उतना ही मैंने ये कर दिया और उतना ही मैंने ये कर दिया, और आखिर वाले को मैं 1 से मिला दूंगा। ये मैंने आखिर वाले को 1 से मिला दिया। अब अगर मैं पहले वाले को पैरेलल खींचूंगा इस वाली लाइन के, तो मुझे 1/3 प्राप्त हो गया। लेकिन अब आप ये समझिए कि 1/3 आपको प्राप्त तो हो गया, यानी 1/3 के लिए एक पॉइंट आपको मिल गया। लेकिन आप जानते हैं कि इसको आप 0.3333 डॉट 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 भी लिख सकते हैं। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि 1/3 तो एक डेफिनेट नंबर है, लेकिन 0.3333 चलता चला जा रहा है, ये डेफिनेट नंबर नहीं है। तो इसी बात को थोड़ा हम अब समझेंगे और उससे हमें लिमिट का कंसेप्ट समझ में आएगा। गिन्नी जरा आ 1 मिनट। अच्छा ठीक है, चल हो गया काम। तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, काम चल गया। हाँ, अब इसके लिए हमने ये नंबर लाइन खींची। अच्छा ये पेन लेना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, तो अब मैंने इसके लिए एक नंबर लाइन खींची। ये मैंने नंबर लाइन खींची, मैं और खींच देता हूं आगे तक। ये मैंने नंबर लाइन को खींचा। तो अब मैं देखता क्या हूं, और मैं इसको खींच देता हूं थोड़ा बड़ा करके यहां पर। अब मान लीजिए यहां पर मेरा 1/3 है, यहां पर मेरा 1/3 है। ये थोड़ा नीचे चला जा रहा है, ये 1/3 है, और थोड़ा सा मैं आगे भी खींच देता हूं, और यहां पर मेरा 0 है। अब आप मेरे काम को देखिए। आप कह रहे हैं कि 1/3 जो है वो 0.3333 डॉट 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 है। तो मैं ये कोशिश करूंगा, और इसी से लिमिट का कंसेप्ट निकल कर आएगा कि मैं 0.3333 डॉट 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 से 1/3 पर कैसे पहुंचू। तो मैं कुछ यहां निशान लगा देता हूं। तो मान लीजिए कि ये मेरा एक निशान है और ये मेरा दूसरा निशान है। आप देखेंगे कि निशानों के बीच में अंतर थोड़ा कम होता जा रहा है।
ठीक है, तो मैं इसको जो है 0.3 कह रहा हूं, मैं इस पॉइंट को 0.33 कह रहा हूं, मैं इसको 0.333 कह रहा हूं, मैं अगले वाले को 0.3333 कह रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं थ्रीज की संख्या बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मैं 1/3 के नजदीक पहुंचता हूं। लेकिन एक व्यक्ति प्रश्न खड़ा करता है कि यहां पर एक पॉइंट है और उसका नाम है 0.33331, तो मैं तो कह सकता हूं कि मैं तो इसके भी नजदीक पहुंच रहा हूं 0.33331 के। ये बात ठीक है कि मैं उसके नजदीक पहुंच रहा हूं, लेकिन हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि थोड़ी देर में हम यहां पहुंच जाएंगे, फिर यहां पहुंच जाएंगे और फिर हम इसे पार कर जाएंगे। अगर मैं 1/3 के बाद एक पॉइंट लूं और वो पॉइंट में लेता हूं, ऊपर लिख देता हूं उसको मैं, चलिए उसका नाम मैंने रखा 0.337, तो कोई कहेगा कि हम तो लगातार 0.337 की तरफ भी बढ़ रहे हैं, 1/3 की तरफ भी बढ़ रहे हैं, 0.33331 की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो अब एक अंतर है जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि जो हमारी सीक्वेंस है, क्या है हमारी सीक्वेंस, तो हमारी सीक्वेंस है 0.33, 0.33, 0.333, 0.3333, 0.33333 और डॉट 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 डॉट, इसका कभी अंत नहीं होने वाला। तो हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो संख्याएं हैं हमारी, ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये जो सीक्वेंस है, अनुक्रम है, ये 1/3 की तरफ बढ़ रहा है, ये 0.33331 की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ये 0.337 की तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो इसकी एक बहुत बढ़िया जांच है, उस जांच को आप समझने की कोशिश करिए। आप देखिए क्या करिए कि आप एक छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए 0.337 पर, इतना छोटा कि उस ब्रैकेट का लेफ्ट 1/3 तक ना पहुंचे। आप 1/3 पर भी एक ब्रैकेट लगा दीजिए, आप 0.33331 पर भी एक ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट इतने छोटे लगाइए कि वो एक दूसरे में मर्ज ना हो, एक दूसरे को छुए ना। अब आप एक मजेदार बात देखिए कि जो हमारी ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस 0.33331 के घेरे के अंदर घुसी और घुसकर बाहर निकल गई। 0.337 के अंदर कभी घुसेगी ही नहीं, क्योंकि जो हमने घेरा लगाया है 0.337 पर, उस वो घेरे का लेफ्ट भी 1/3 से बड़ा है। तो इसलिए जो हमारे 1/3 की सीक्वेंस है, उसका कोई भी एलिमेंट कभी भी इस ब्रैकेट के अंदर नहीं घुसेगा। 1/3 की एक बड़ी भारी विशेषता है, और वो विशेषता ये है कि हमारा ये जो सीक्वेंस है, ये कभी ना कभी 1/3 के ब्रैकेट के अंदर घुस जाएगा। ये 1/3 के ब्रैकेट को मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, जैसे ये हमारा 1/3 है और इसका ब्रैकेट जो है वो काफी बड़ा है, तो ये है। आप ये मानकर चलिए कि ये पॉइंट मेरा 0.317 है और ये वाला पॉइंट जो है मेरा 0.33332 है। तो मेरे जो नंबर से जब बढ़ते जा रहे हैं आगे की तरफ, तो वो बढ़ते 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 यहां पहुंच जाएंगे, फिर यहां पहुंच जाएंगे, फिर यहां पहुंच जाएंगे, फिर यहां पहुंच जाएंगे, बीच का गैप कम होता जाएगा, लेकिन 1/3 को पार नहीं करेंगे, अर्थात वो इस ब्रैकेट के अंदर नहीं घुसेंगे। ये विशेषता केवल 1/3 की है, ये विशेषता ना तो 0.33331 की है और ना ये विशेषता 0.337 की है। तो 1/3 वो खास नंबर है कि जिसके इर्द गिर्द चाहे कितना ही छोटा ब्रैकेट, मैथमेटिक्स में उसको कहते हैं नेबरहुड, हम 1/3 की लें, हमारी सीक्वेंस उसके अंदर घुस जा रही है और बाहर नहीं निकल रही। तो लिमिट का कंसेप्ट यही है कि किसी भी चीज की लिमिट वो होती है जिसको, यदि मैं थोड़ा बीमार हूं तो बीच बीच में थोड़ा रस पीना पड़ रहा है, तो किसी भी चीज की लिमिट वो नंबर होती है कि अगर नंबर लाइन पर हम उसे प्लॉट करें और एक खूब छोटा ब्रैकेट उसमें लगाएं, तो हमारी सीक्वेंस उसके अंदर घुस जाएगी और बाहर नहीं निकलेगी। अब मैं एक काम और करता हूं, अभी तक जो मैंने सीक्वेंस ली है वो सीक्वेंस क्या थी, तो वो सीक्वेंस मेरी ये थी। अब मैं इस सीक्वेंस को थोड़ा चेंज करता हूं। मैं क्या करता हूं कि मैं इस सीक्वेंस को ऐसा करता हूं कि 1/3 माइनस
1/n और उसकी जो पावर है वो मैं n कर देता हूं। ठीक है, तो n को जब मैं 1 रखूंगा तो किस तरीके के नंबर आएंगे? पहले आएगा 1/3 -1, फिर आएगा 1/3 + 1/2, फिर अगला आएगा 1/3 -1/3, फिर आएगा 1/3 + 1/4, फिर आएगा 1/3। गिन्नी जरा देखिए क्या आ रहा है। मोहन जी, गुरुजी फिर से प्रेजेंटेशन शुरू कर दीजिए, वो बीच में बंद हो गई थी। हाँ, ये कुछ गड़बड़ हो जाती है। निखिल भी सामने दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। ये जरा देख लीजिए कैसे हम करेंगे। ये जो आप सिखा दो गिन्नी। हाँ, ये सिखाएगी धीरे धीरे मुझे। ये टैब चेंज हो जाते हैं ना, तो ये वाले पे रहना। हाँ। नहीं, वो दरअसल किसी और ने अपनी मीटिंग प्रेजेंट कर दी थी, इस वजह से आपका चला गया। तो 1/3 - 1/5 और इस प्रकार से हमारे पास नंबर आते चले जाएंगे। अब जरा इस वाली चीज को हम सीक्वेंस को देखेंगे। तो मैं ऐड पेज कर लेता हूं क्योंकि शायद उसमें मुझे ज्यादा सुविधा होगी। एक नया पेज मेरे पास आ गया। अब इस वाले पेज में मैं फिर से एक बार सीक्वेंस को लिख देता हूं। मेरे पास सीक्वेंस है। अच्छा, पेन लेना पड़ेगा। हाँ, अब मेरे पास जो सीक्वेंस है वो है 1/3 - 1/n रेज़ टू द पावर n। और हम देखेंगे कि इसकी जो संख्याएं हैं वो हमारे सामने नंबर लाइन पर कैसे आती है। तो नंबर लाइन पर हम उसको लाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, ये इसको और आगे बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर कहीं मैं ले लेता हूँ 1/3 को। अब जो पहला एलिमेंट है वो कितना है हमारा? वो 1/3 माइनस, तो मैं एक बार नंबर लिख दूं क्या? लिख ही देता हूँ क्या क्या नंबर आ रहे हैं इससे। हैं, इसको जो है सीक्वेंस का सिंबल बना देता हूँ। ये सीक्वेंस का सिंबल है और ये सीक्वेंस का सिंबल है। तो इसके अंदर पहले आ रहा है 1/3 - 1, अगली बार आ रहा है 1/3 + 1/2, फिर आ रहा है 1/3 - 1/3, फिर आ रहा है 1/3 + 1/4। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे कि सीक्वेंस हमारी किस प्रकार की है। तो इस प्रकार से आ रहा है। तो अब हम देखना चाहेंगे कि ये नंबर लाइन पर कैसे दिखाई देते हैं। तो पहला नंबर शायद हमारा, इसका जो नाम है ये देखेंगे, अभी नाम भी बताएंगे आपको। इसका पहला नंबर यहाँ रहा 1/3 - 1, फिर हमारा नंबर जो है वो यहाँ चला गया, फिर हमारा नंबर जो है वो 1/3 - 1/3, तो वो यहाँ आ गया, फिर हमारे पास 1/3 + 1/4 है तो यहाँ पहुंच गए, फिर हमारे पास जो नंबर आएगा वो ये आएगा, फिर हमारे पास नंबर ये आएगा, फिर नंबर ये आएगा। तो मैं अगर एक छोटा सा ब्रैकेट इसके अंदर लगा दूं 1/3 के इर्द गिर्द, आप ध्यान रखिए, आप किसी और नंबर के इर्द गिर्द लगाएंगे तो जो खास बात हो रही है वो नहीं होगी फिर। अब आप देखिए कि थोड़ी देर बाद क्या होगा कि नंबर हमारे इसके अंदर घुस जाएंगे। गुरुजी एक मिनट। हाँ गुरुजी, हाँ, ये कुछ लोगों को गुरुजी का कैमरा दिखाई दे रहा होगा लेकिन स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही होगी। तो अच्छा, आप ना, हाँ, गिन्नी आ जाए। आपकी लिस्ट में मधुसूदन प्रेजेंटेशन नाम से एक वो होगा नाम, उसको आप पिन कर लीजिए स्क्रीन पर। रहने दो। नहीं, कईयों को नहीं दिख रही आपकी स्क्रीन। हाँ, मतलब मुझे कुछ नहीं करना ना। हाँ, आपको कुछ नहीं करना। हाँ, ठीक है। और जिनको कोई दिक्कत हो तो मैसेज बॉक्स में बताएं। हाँ जी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास 1/3 के इर्द गिर्द नंबर आएंगे। इसे हम अंग्रेजी में इटरेटिव डांस कहते हैं। इटरेटिव डांस का मतलब यह है कि एक डांस है, कभी इधर कभी इधर, और इटरेटिव का मतलब यह है कि आगे बढ़ने पर एक तरह से। तो ये एक तरीके का इटरेटिव डांस है और इस सीक्वेंस के जरिए भी हम 1/3 पर पहुंच रहे हैं। तो जो लिमिट का कंसेप्ट है उसकी शुरुआत यह है कि उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं और वो जो एलिमेंट्स हैं वो जो हमारा नंबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा बढ़ते ही नहीं है, कभी आगे पीछे भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उस पॉइंट की नेबरहुड लेंगे, यानी एक ब्रैकेट लेंगे उसके इर्द गिर्द, तो अंततोगत्वा एक सीमा के बाद के सारे नंबर उस ब्रैकेट के अंदर घुस जाएंगे और उससे बाहर नहीं निकलेंगे। ये सबसे बड़ी पहचान है। तो थोड़ा सा मैंने इसका कंसेप्ट किया।
अब मैं आपको ये समझाने के लिए कि जैसे नेचुरल नंबर से हमारा इंटीजर्स का सेट बना, इंटीजर्स के सेट से हमारा रैशनल नंबर का सेट बना, तो रैशनल नंबर से रियल नंबर का सेट कैसे बना, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का की रचना। इसके लिए हमें लिमिट के कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। उसको समझने के लिए हमें पहले किसी सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम, एक शब्द है सुप्रीमम जिसको हिंदी में हम कहेंगे उच्चक, और एक हमें जरूरत पड़ेगी इन्फीमम, उसको भी हम समझेंगे और उसको हिंदी में स्वाभाविक रूप से हम निम्नक कहेंगे। तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कोई समुच्चय अगर हमें दिया है तो हम कैसे उसका, हाँ जी गुरु जी, ये सीक्वेंस एक बार देख लीजिए, वैल्यू ठीक नहीं ले रही कुछ भाई। देखो 1/3, पहली वैल्यू आ रही, हाँ 1/3 माइनस, अच्छा इसमें गड़बड़ हो रही है, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, ये सीक्वेंस जो है ऐसे लिखी जानी चाहिए, 1/3 प्लस ब्रैकेट -1/n रेज टू द पावर n। अब ठीक है जी, हाँ जी गलती से लिखा गया था, ठीक कह रहे हैं आप। तो अब मैं भाई नया पेज जो है जोड़ता हूं और जरा थोड़ा सा सुप्रीमम इन्फीमम की बात करूंगा, है ये पता नहीं लकीर जो है कहां से आ जाती है, चलो कोई बात नहीं। तो पहले हम एक सेट ले रहे हैं S1, अच्छा इसको पेन को चाहिए फिर से, ले भाई हाँ, तो सेट का नाम मैंने रखा, अच्छा अब भी नहीं मान रहा, तो सेट का नाम रखा मैंने S1। तो देखो भाई मैं कुछ सेट लिखूंगा 1 2 3 4 ये लिखा, दूसरा सेट S2 लिखा, उसमें लिखा 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट डॉट। तीसरा मैंने सेट S3 लिखा, उसमें मैंने लिखा 1/2 2/3 3/4 4/5 5 बाई एटसेट्रा एटसेट्रा, तो कॉमा लगाकर एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर मैं एक सेट S4 ले लेता हूं और इसमें मैं बड़ा मजेदार नंबर लूंगा, मैंने लिया 0.9 0.99 0.999 0.9999 डॉट डॉट डॉट, और फिर मैंने एक सेट लिया S5, ठीक है, तो S5 ले लेता हूं। S5 की मैं क्या कर रहा हूं मैं कि इसमें मैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब हमें सुप्रीमम की बात करनी है, तो हम भाई निकालेंगे सुप्रीमम S1। तो जरा समझने की कोशिश करें, सुप्रीमम S1 का मतलब उच्चक S1, यानी S1 में जो सबसे बड़ा है वो क्या है। तो किसी को कोई कठिनाई नहीं है ये कहने में कि 4 है जी सबसे बड़ा, बिल्कुल आसान है। और जब हम आते हैं सुप्रीमम S2 पर, तो उसमें हम कहते हैं कि साहब 1/2 1/3 1/4 1/5 डॉट 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 है, तो सबसे बड़ा 1/2 है, तो भाई लो 1/2 लिख दिया। अब हम जो है थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि अच्छा इस पर करना पड़ेगा, हाँ अब यहां पर हम जो है सुप्रीमम S3 पर आते हैं, चलो ठीक है भाई। अब देखो क्या मामला हो रहा है, 1/2 से बड़ा है 2/3, 2/3 से बड़ा है 3/4, उससे बड़ा है 4/5, उससे बड़ा है 5/6, उससे बड़ा है 6/7। ये तो नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं? नहीं नहीं, इनमें से तो कोई भी संख्या कभी आपकी 1 से बड़ी भी नहीं हो पाएगी। तो फिर सुप्रीमम क्या होगा, क्या सोचते हैं? तो सुप्रीमम 1 होगा। तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई, 1 तो इसमें कभी आएगा ही नहीं। बस अधिकतम में और उच्चक में, यानी मैक्सिमम में और सुप्रीमम में यही अंतर है कि अगर सेट में कोई सबसे बड़ा एलिमेंट है तो उसे आप मैक्सिमम भी कह सकते हैं और उसको आप सुप्रीमम भी कह सकते हैं। जैसे S1 में आपने कहा कि 4 जो है वो मैक्सिमम भी है और सुप्रीमम भी है। S2 में भी ऐसी कहा कि 1/2 आपका सुप्रीमम भी है और मैक्सिमम भी है। लेकिन S3 में मैक्सिमम कोई नहीं है, तो S3 में सुप्रीमम 1 है। कोई कहेगा हम इस बात को कैसे समझें, तो फिर से लिमिट का कंसेप्ट आता है। मान लीजिए कि ये जो नीचे लाइन गलती से खींची हुई है, इसका हम फायदा उठा लेते हैं और इस पर हम यहाँ 1 लिख देते हैं भाई, है ये निशान लगाया 1 लिख दिया। तो अगर आप एक छोटा सा ब्रैकेट लगाएं
तो बड़ी मजेदार बात क्या होगी कि 1 सुप्रीमम है, इसका मतलब 1 जो है उसके इर्द गिर्द अगर हम ब्रैकेट लगाएं तो ये नंबर थोड़ी देर बाद, जैसे यहां पर मान लीजिए कि आपका 1/2 है, यहां पर आपका 1/2 है और यहां पर आपका 2/3 है, थोड़ी देर बाद आप इसके अंदर घुस जाएंगे और फिर आप बाहर नहीं निकलेंगे, तो इसलिए 1 जो है सुप्रीमम। अब आप S4 पर आ जाएं। चलो हम कोशिश करते हैं सुप्रीमम S4 निकालने की। तो क्या होगा कि पहले 0.9 है, फिर 0.99 है, फिर 0.999 है, फिर 0.9999 है, तो ये 9 की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करें और नंबर लाइन पर अगर आप जो है 1.1 ड्रॉ करें, ये जो है 1.1, तो क्या होगा कि मैं एक ऐसा ब्रैकेट लगाऊंगा कि जो 1 मेरा इधर रह जाएगा, तो मेरे नंबर जो हैं कभी इस ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे ही नहीं। अच्छा, मैं यहां एक पॉइंट लगाता हूं, 0.97 लिखता हूं उसको, और उसके इर्द गिर्द इतना छोटा ब्रैकेट लगाता हूं कि 1 तक ना पहुंचे। तो आप देखेंगे कि हमारे नंबर 0.99, 0.999, 0.9999 ये हमारे 0.97 के ब्रैकेट के अंदर घुस जाएंगे और घुसने के बाद फिर ये बाहर भी निकल जाएंगे। केवल 1 की ये विशेषता है कि नंबर उसके अंदर घुसेंगे और कभी बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए जो है मैंने कहा कि S4 का भी 1 जो है वो सुप्रीमम होगा, और आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 is exactly equal to 0.9 bar. There is no difference between 1 and 0.9 bar. 0.9 bar is another way of representing 1. यानी आप 1 लिख दो या 0.9 बार लिख दो, एक ही बात है। तो इसको मैंने आपको थोड़ा समझाया। अब आप S5 पर आ जाइए, सुप्रीमम S5, तो वो आप देखेंगे कि क्या कहें उसको, वो तो 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, तो 100 से भी आगे हो जाएगा, कभी ना कभी 1 करोड़ से आगे भी हो जाएगा, तो उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। यानी सुप्रीमम जो है किसी सेट का इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो जिस प्रकार से मैंने सुप्रीमम बताया, इसी प्रकार से इन्फीमम या उच्चक भी होता है, लेकिन साधारणतया कंसेप्ट दोनों एक से हैं। सुप्रीमम सेट को ऊपर से घेरता है, इन्फीमम सेट को नीचे से घेरता है। इसलिए इस बात का कोई फर्क नहीं है कि आप किसी एक को अगर समझ लें तो आपका काम चल जाएगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। अब जैसे S3 को अगर हम देखें तो S3 के एलिमेंट क्या है वास्तव में, वो है n/n+1, और आप चूंकि n को बढ़ाते जा रहे हैं तो आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो वो जैसे आपका सुप्रीमम 1 आया है तो ये 1 हो जाएगा, और आप इसको अच्छे प्रकार से देख सकते हैं, n की वैल्यू देते चले जाएं, 1 दें, 2 दें, 3 दें तो 1/2 आएगा, 2/3 आएगा, 3/4 आएगा। तो ये थोड़ा लिमिट का कंसेप्ट मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा ना करा जाए, आज आधा घंटा हो गया है लगभग, आपके सामने मैंने क्रम रख दिया है। मैंने थोड़ा सा 1/3 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, फिर मैंने आपके सामने इन्फीमम और सुप्रीमम की बात की। अगली बार मैं आपको रैशनल नंबर से रियल नंबर कैसे बनेंगे सुप्रीमम की मदद से वो बताऊंगा। फिर मैं कुछ अगले वाले लेक्चर में आपको सीक्वेंस के बारे में बताऊंगा, और सीक्वेंस के द्वारा भी कैसे रैशनल से हम रियल पर पहुंचते हैं वो बताऊंगा। और फिर इसके बाद फंक्शंस की चर्चा करेंगे, क्योंकि लिमिट ऑफ फंक्शंस के लिए तरह तरह के स्पेशल फंक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। और फिर हम थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे। वैसे एप्लीकेशन तो मैं सोचता हूं कि एक आपको अभी बता दूं, क्योंकि एप्लीकेशन में अभी बता दूंगा तो थोड़ा सा आपको सुविधा हो जाएगी। तो एप्लीकेशन तो आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। तो एप्लीकेशन में जैसे आप ये समझ लीजिए कि आपके पास में एक ट्रायंगल बना हुआ है या एक सर्किल बना हुआ है। ओहो, ये सर्किल बना हुआ है। तो अगर आप इसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया आप, तो मान लीजिए कि उसका एरिया A3 है। तो आपको करना क्या है, सर्किल का एरिया निकालना है। अच्छा चलो भाई, अब इसके अंदर आप एक स्क्वायर बना दीजिए। तो आपने ये इसके अंदर एक स्क्वायर बना दिया, तो उसका एरिया आपने A4 कह दिया। तो आप देखेंगे कि एरिया जो है वो बढ़ गया, लेकिन सर्किल के एरिया से कम है। अब अगर आप इसके अंदर एक पेंटागन बनाएंगे
तो आप देखेंगे कि उसका जो एरिया है उसे अगर आप A5 कह रहे हैं, क्योंकि 5 साइड है, अच्छा ये इस पर मेरा हाथ पड़ जा रहा है, अच्छा A5 आ जाएगा, तो वो सर्किल के अंदर का और ज्यादा हिस्सा गिरेगा। तो जैसे आपके पास गुरुजी, हाँ आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा इंक टू शेप, है, ऊपर लिखा हुआ है इंक टू शेप, दिखाई दे रहा है ऊपर ऑप्शंस में। हाँ हाँ, तो आप उस पर क्लिक करके उस पर क्लिक कर लीजिए। कर लिया। हाँ, और आप कोई भी शेप बनाइए अब नीचे अच्छा, की तरफ। हाँ, अच्छा, तो अपने बनाकर देखिए। अरे तो बड़ी अच्छी बन गई, जी। इसके अंदर ट्रायंगल बनाया, अभी तो आड़ा तिरछा सा है। तुम लोग बहुत होशियार हो गए भैया, हम लोग नहीं हो पाए। चलो, तो ऐसा करके इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा साइड के रेगुलर पॉलीगन खींचते जाएंगे। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एरिया कभी भी सर्किल के एरिया के बराबर नहीं होगा। चाहे आप 10 साइड का खींचें, चाहे 20 साइड का खींचें, चाहे 1 लाख साइड का खींचें। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, उसका कोई भी एलिमेंट कभी 1 नहीं था, लेकिन उसका सुप्रीमम 1 था। बस ऐसे ही A3, A4, A5 डॉट 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 इसकी एक सीक्वेंस बनेगी। ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका सुप्रीमम इस सेट का कोई एलिमेंट नहीं होगा, बल्कि इसका सुप्रीमम सर्किल का एरिया होगा। तो मित्रों, सर्किल के एरिया का जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, वो इसी प्रकार से आया है। नहीं तो सर्किल के एरिया का ये फॉर्मूला नहीं बनता। लोगों को अनुमान था कि शायद ये फॉर्मूला होगा, लेकिन वो प्रूफ नहीं था उनके पास। तो आप ये समझिए कि जो लिमिट का कंसेप्ट है वो आपका क्या काम कर रहा है। आप किसी भी ऐसी शेप का एरिया बिना लिमिट के निकाल सकते हैं जो लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कैसा भी ट्रायंगल है, कैसा भी पेंटागन है, कैसा भी पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स है, उन सबके एरिया बिना लिमिट के कंसेप्ट के निकल जाएंगे। लेकिन यदि कोई कर्व्ड मामला है, सर्किल है, साइन कर्व है, इलिप्स है, पैराबोला का कुछ पार्ट है, तो उनके एरिया हमेशा हमेशा ये लिमिट से निकलेंगे। अगर आप किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे तो ट्रायंगल का पेरीमीटर आपका बिना लिमिट के कंसेप्ट के निकल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी इलिप्स का यानी दीर्घवृत्त का पेरीमीटर निकालना चाहेंगे, परिधि निकालना चाहेंगे, तो फिर लिमिट के कंसेप्ट पर आना पड़ेगा। तो ये जो लिमिट का कंसेप्ट है, ये जो सुप्रीमम का कंसेप्ट है, ये जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, ये जो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, बेशक हम इनका उपयोग करते रहे हैं, लेकिन शायद हम इन्हें समझते नहीं है कई बार। मुझे तो कम से कम MSc तक समझ में नहीं आया, और मेरे खूब बढ़िया नंबर भी आया, विश्वविद्यालय में पहला स्थान आया, लेकिन मुझे तो गणित में विशेष आनंद नहीं आता था, खासतौर से प्योर मैथमेटिक्स में। हम मास्टर जी से पूछते हुए थे कि मास्टर जी क्या है ये लिमिट, तो वो बस यही कहते थे कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद समझ जाओगे। तो वैसे तो एक तरह से उनकी बात सत्य ही बैठी, लेकिन हमारे बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता अभी भी। तो तपस्या करनी पड़ती है भाई। ये तपस्या मैंने भी की है, आज भी करता हूं, आप लोग भी करिए, इसको समझिए, दूसरे लोगों को समझाइए। मैं अपनी वाणी को विषय के रूप में विराम देता हूं। अगली बार जो हमारी वेबिनार होगा वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पर होगा, वो नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट पर होगा कि कैसे हम पता करें कि कोई संख्या 7 से कटती है। कुछ मनोरंजक सवालों को भी हम करेंगे, और उससे अगला जो वेबिनार होगा 16 तारीख वाला, उसमें फिर इसी वाले कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपका कोई सुझाव हो वो सुझाव आप दे सकते हैं, बल्कि इस समय जो प्रश्न है आपके मन में, उन प्रश्नों को आप पूछिए मुझसे, कृपया पूछिए। धन्यवाद। हेलो हाँ जी सर, जैसे आपने सर वन को सर 0.9 बार के बराबर बोलते हैं। हाँ जी बोलते हैं। 9 बार के और 1 के बीच में सर कोई नंबर नहीं आता, तो 0.9 बार के बाद वाला एग्जैक्ट नंबर हमारा 1 होएगा। नहीं, देखो ऐसा है कि ये बात आप जानते हैं कि रियल नंबर्स आर नॉट कंजुगेटिव। रियल नंबर कंजुगेटिव नहीं होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं हमारे, वो हमारे ऐसे होते हैं कि कोई भी 2 रियल नंबर लेंगे तो उनके बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर है। तो इसलिए ये कहना कि 0.9 बार और 1 कंजुगेटिव है, ये गलत है। वैसे भी आप समझिए कि आखिरकार 0.9 बार का मतलब क्या है। उसका मतलब है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 0.999 ... और ये कितनी बार आ रहा है?
ये n बार आ रहा है, यानी आप n की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप किसके नजदीक जा रहे हैं? तो आप देखिए कि आप जो है 1 के नजदीक जा रहे हैं। यानी 1 वो नंबर है कि अगर मैं इसको 1 कहूं और इसके इर्द गिर्द घेरा लगाऊं, तो ये जो लिमिट के एलिमेंट्स हैं, जब n को 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, तो वो इस ब्रैकेट के अंदर घुस जाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए इसकी लिमिट की वैल्यू 1 है। इसलिए 1 को 0.9 बार लिखने में कोई हर्ज नहीं है, वो कंजुगेटिव नंबर नहीं है। सर जो पाई आर स्क्वायर फार्मूला है वो कैसे डिराइव हुआ था? आपने सीरीज तो बता दी थी सर। मैंने शुरुआत उसकी की है कि मैं सर्किल लूंगा r रेडियस का, उसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊंगा, उसका एरिया निकालूंगा, फिर मैं उसके अंदर स्क्वायर बनाऊंगा 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन, उसका एरिया निकालूंगा, फिर मैं उसके अंदर रेगुलर पेंटागन और 5 साइड्स बनाऊंगा, उसका एरिया निकालूंगा, फिर मैं उसके अंदर डॉट डॉट करके n साइड का रेगुलर पॉलीगन बनाऊंगा और उसका एरिया n के टर्म्स में आएगा। और फिर ये चीज जो है बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमेशा सर्किल के एरिया से कम है। और फिर मैं उसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊंगा। लेकिन जब मैं वहां पर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो वो इतना आसान नहीं है जितना कि 0.9 बार में लिमिट लगा पा रहा हूं मैं, या मैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 में लिमिट लगा पा रहा हूं या सुप्रीमम निकाल पा रहा हूं, या मैं 1/2 2/3 3/4 डॉट 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 में सुप्रीमम निकाल पा रहा हूं या लिमिट निकाल पा रहा हूं। तो उसके लिए थोड़ी सी और हमें बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं उस पर थोड़ा बाद में आऊंगा। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि लिमिट के कंसेप्ट से ही पाई आर स्क्वायर निकलता है। बल्कि मुझे थोड़ी सी पीड़ा होती है जब मैं कक्षा 7 8 9 10 वगैरह की एनसीईआरटी की किताबें देखता हूँ, उसमें वो सर्किल के एरिया को काट काट के रेक्टेंगल की शेप में लाते हैं। वो वास्तव में मैथमेटिकली गलत है, क्योंकि आप कितना भी कर लें कभी भी वो जो है सर्किल नहीं बनेगा, रेक्टेंगल नहीं बनेगा पूरी तरह से। तो उससे लिमिट का कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, बल्कि उससे गलत दिशा पकड़ता है विद्यार्थी। खैर, और कुछ प्रश्न खड़े करिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखिए, चीजें एक बार में समझ में नहीं आएंगी, ये तपस्या है। आप इसे बार बार किसी विद्यार्थी को पकड़ लीजिए, आप उससे कहोगे चाहे भैया तो 10 रुपए ले लियो 1 घंटे के, लेकिन मेरी बातें सुन ले, और उसको आप समझाइए इन बातों को, और समझाने में आप अटकेंगे, फिर आप उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। ये प्रोसेस है, लंबा समय लेता है, लेकिन मेरा ये वायदा है आपसे कि आप इसे समझकर आनंदित होंगे। और पूछिए प्रश्न। धन्यवाद सर। हाँ, कुछ और प्रश्न रखिए। मैं साहब ये विषय से हटके कुछ पूछ सकता हूँ? चलो पूछ लो। ये जो नई शिक्षा नीति है, इस पे आपने समीक्षा करी थी क्या कुछ थोड़ी बहुत? भाई देखो, अभी बात बहुत खुलकर सामने नहीं आ रही है, मेरी बहुत जानकारी भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये सब जो है हमारी जो सरकारें हैं और जो बड़े बड़े स्कूलों के मालिक हैं, वो सब आपस में मिले हुए हैं, और ये कुछ कहीं अच्छा बदलाव होने नहीं देंगे। ये बच्चों को पढ़ाई ऐसी बना देंगे उनके लिए कि बच्चे उसे देखकर जो है पढ़कर परेशान ही होते रहेंगे। मातृभाषा की बात उन्होंने कहा है जहां जहां संभव है, तो संभव तो सब जगह। आखिरकार जो है कर्नाटक के किसी विद्यालय को 5वीं कक्षा तक कम से कम कन्नड़ में पढ़ाने में क्या दिक्कत है? जी जी। लेकिन वो रास्ता ये है कि माँ बाप इतनी फीस क्यों देंगे भाई? तो खैर, सर चोर दरवाजा खोल दिया है इंग्लिश के लिए। चोर दरवाजा जानबूझकर खोला है। जी जी जी। सरकार ये अंकुश डाल सकती है। और देखिए, जो एक मनुष्य का अधिकार है कि मैं चाहे जिस भाषा में पढ़ूं, वो इस रूप में नहीं है कि वो किसी विद्यालय में जाकर ये कहे कि मैं तो फ्रेंच में पढ़ूंगा। जब ये उसका अधिकार नहीं है, तो ये भी उसका अधिकार नहीं है कि वो मातृभाषा के अलावा ये कहे कि नहीं मैं तो नहीं पढ़ता कन्नड़ में, मैं तो अंग्रेजी में पढ़ूंगा। ये उसका अधिकार नहीं है। अगर है तो कानून बदला जाना चाहिए। चलिए, गणित की कुछ और बात पूछिए। अच्छा, अभी चूंकि कोई और व्यक्ति नहीं पूछ रहा है, तो एक मजेदार बात मुझे याद आ गई जी। 0.9 बार और 1 के बारे में। हाँ, वो ये है कि जैसे अगर आपको किसी को ये लगता है कि ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, बराबर नहीं है, हाँ हाँ, तो इनके बीच में कोई दूसरा नंबर बता दो या क्या करो, इनका एवरेज निकाल लो आप। हाँ, उससे भी आ जाता है। हाँ, आप 1 प्लस 0.9 बार डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो देखो कितना आएगा। 0.9 बार के एग्जैक्ट बाद वाला नंबर 1 है ना, तो इनके बीच में कोई नंबर ही नहीं है। हाँ, नहीं है ना बीच में नंबर,
लेकिन ये अगर अलग अलग मान रहा है कोई, हाँ, तो इनका एवरेज करके तो अलग नंबर आना चाहिए ना। देखो क्या आ रहा है, 2 से जब तुम इसे काटोगे तो 2 से कितना कटेगा ये, आप देखिए कितना आएगा, 0.9 बार आ जाएगा। आ रहा है 0.9 बार, 2 × 18, 2 × 18, 2 × 18, 2 × 18, तो उन्हीं में से एक नंबर आ गया। ठीक है, अब आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आएगा, 1 + 0.9 बार इक्वल टू 2 × 0.9 बार, तो वो आ जाएगा 1 = 0.9 बार। अब जैसे मैं लिमिट की एक छोटी सी चीज रखता हूं, चलो आपके सामने, अभी तो थोड़ा सा जरा हमने लिमिट को ज्यादा नहीं समझा है, लेकिन कुछ लोग पहले जानते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2.37, ये पॉइंट है भाई बीच में, 2.37, और फिर इसके बाद में यहां पर मेरे पास 0 है। ये क्या हुआ, गिन्नी जरा देख आके क्या मामला है, गिन्नी गिन्नी, ये बीच में देख क्या आ गया, ये व्हाट्सएप खुल गया। खुद कैसे खुल गया, कहाँ गई आपकी? प्रेजेंट करना स्टॉप कर हाँ दिया? नहीं लिखना है मुझे। अच्छा, आपने बंद कर। और इसके बाद में जो है यहां पर आपने लिखा 0, अरे गिन्नी देखिए लिखने वाला पेन कहां से आएगा, ये ऊपर से गायब हो गया है। ड्रॉप में जाके नहीं नहीं ऊपर नहीं है, हेल्प करूंगा। आवाज आएगा है? ओहो, हाँ तो स्वामी जी आपका प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है। प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा, रुको, जी हाँ चलो मैं इसे दोबारा लिख देता हूं, तो यहां से लिख देता हूं। मेरे पास है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2.370000.03, और ये मेरे पास बीच में n बार है। आप सोच पाएंगे कि इसकी लिमिट क्या आएगी? तो आपने n को 1 लिया तो क्या लिखा, 2.3703, फिर n को 2 लिया तो क्या आया, 2.37003, फिर आपने n को 3 लिया तो क्या आया, 2.37003। तो आप ये बात सोच पाएंगे किस नंबर के नजदीक होते जा रहे हैं आप? लिमिट के कंसेप्ट की ये विशेषता है, या आप इसका एक सेट बना लें, उसका सुप्रीमम निकाल लें, दोनों बातें एक ही हैं। तो इसका जो आंसर है उसे आप ढूंढने की कोशिश करिए। किसी को कोई अनुमान लग रहा हो तो बताइए। मैं ये कह रहा हूं 2.37। हाँ बिल्कुल 2.37 आएगा, 2.37। इसका आंसर आएगा 2.37, क्योंकि उसके इर्द गिर्द अगर आप घेरा लगाएंगे तो ये नंबर अल्टीमेटली क्या होंगे, ये नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं कि कम होते चले जा रहे हैं? पहले 2.37 था आपके पास जब आपने n को 0 लिया, फिर आपने इसके बाद एक बार 0 लिया तो आप उससे थोड़ा सा ज्यादा हैं, यहां पर हैं आप, फिर आप यहां पर आएंगे, फिर आप यहां पर आएंगे, फिर आप यहां पर आएंगे, तो कोई भी छोटा घेरा लेंगे तो उसके अंदर आप घुस जाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, वो लिमिटिंग वैल्यू जो है इसकी 2.37 होगी। तो ये थोड़ा लिमिट के कंसेप्ट को समझने के लिए एक सवाल भी है, आप यहां से भी इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फिगर्स में भी आप लिमिट का कंसेप्ट देख सकते हैं। फिगर्स में लिमिट का कंसेप्ट देखने के लिए आप क्या करिए कि जैसे मान लीजिए कि आप एक सर्किल ही बना लीजिए और उसके अंदर आप रेगुलर पॉलीगन बनाते चले जाइए, तो आप देखेंगे कि रेगुलर पॉलीगन की जो फिगर है
वो फिगर किसको अप्रोच कर रही है? वो फिगर सर्किल को अप्रोच कर रही है। तो ये आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से किसी लेंथ का अगर आप आइडिया लेना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आप जो है ये देखिए कि यहां पर आपने मान लीजिए कि एक कर्व ड्रॉ की, ये आपने एक कर्व ड्रॉ, ये आपने एक कर्व ड्रॉ, मान लीजिए कि ये आपका पाई है और ये आपका जो है इधर ये 0 है, और ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब आप इसकी लेंथ निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करिए कि पहले आप कोई भी पॉइंट लेकर, कोई जरूरी के बीच में लें और उसको इस पॉइंट से मिला दीजिए और इस लेंथ को नाप लीजिए। इस लेंथ का नाम आप रख दीजिए L2। फिर आप इनके बीच में एक एक पॉइंट ले लीजिए, कोई बिल्कुल जरूरी नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच लें, और फिर आप इसको मिलाइए, फिर आप इसको मिलाइए, फिर आप इसको मिलाइए। इस लेंथ का नाम चलो L4 रख देते हैं। फिर अगली बार L8 आ जाएगा, क्योंकि आप हर एक पॉइंट के बीच में एक एक पॉइंट लेंगे। आप यहाँ लेंगे पॉइंट, यहाँ लेंगे पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ लेंगे, एक पॉइंट यहाँ लेंगे। तो मजेदार बात यह है कि ये जो लेंथ है ये बढ़ती चली जाएगी और ये किसको अप्रोच करेगी? ये 0 से पाई के बीच में y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ की लेंथ को अप्रोच करेगी। तो लिमिट का कंसेप्ट बहुत फ्रूटफुल है और वो शुरू में आपको मुख्य बात समझ में आनी चाहिए कि यदि कोई चीज लगातार बढ़ रही है तो वो सुप्रीमम की तरफ जाएगी, अगर लगातार घट रही है तो वो इन्फिमम की तरफ जाएगी। कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 1 प्लस ब्रैकेट -1 बाई n रेज टू द पावर n, तो उसमें वो कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी। लेकिन अगर कोई ब्रैकेट आप 1 के इर्द गिर्द लगाएंगे तो अल्टीमेटली वो इटरेटिव डांस आपके ब्रैकेट के अंदर घुस जाएगा, तो वही लिमिट है। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, किसी के मन में और कोई प्रश्न हो? ये सर लेंथ कितनी होती है 0 से पाई के बीच में साइन एक्स की? 0 से पाई के बीच में लेंथ कितनी होती है? मेरे ख्याल से शायद 2 होती है, लेकिन निकाल के देखना पड़ेगा। अच्छा, तो एक वैसी बात होगी कि भाई जानकारी क्या है, तो जानकारी मुझे ऐसे ध्यान में नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। और कई बार सुप्रीमम निकालना बहुत मुश्किल काम भी है, ये भी समझ लीजिए आप। सुप्रीमम निकालना इतना आसान भी नहीं है हमेशा। जैसे मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा एक कठिन सवाल अगर आपके सामने रखूं, मैंने आपके सामने रखा कि भाई 0.1, 0.12, 0.123 और अगला क्या आएगा 0.1234, फिर 12345, फिर 123456789, फिर 0.12345678910, अब दो डिजिट आएंगे, फिर 0.1234567891011। तो आप सोच सकते हैं कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ये किसकी तरफ जाएंगे? तो बढ़ते जा रहे हैं तो सुप्रीमम की तरफ जाएंगे। तो कोई सोच सकता है इन्फिनिटी होगा, लेकिन ये नंबर सारे के सारे 0.13 से छोटे हैं। तो यदि कोई चीज बढ़ती जा रही है और किसी सीमा से छोटी है तो वो इन्फिनिटी को नहीं जाएगी। आप देखिए ये सारे नंबर 0.13 से छोटे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किसकी तरफ जाएंगे ये? अनुमान लगाओ। 1.1234578 की तरफ, उसके नजदीक जाएंगे। बाद में तो नंबर उससे बड़े हो गए, कुछ नंबर उससे भी बड़े हैं। 0.2 की तरफ, 0.2 की तरफ नहीं, 0.2 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 0.2 सुप्रीमम नहीं है इसका, क्योंकि 0.2 से पहले अगर आप 1.7 लेंगे तो ये सारे नंबर तो 0.17 से भी छोटे हैं। तो 0.123 किसको जाएंगे? 0.123 पे। क्यों? उससे बड़ा तो 0.1234 है, उससे अगला 0.12345 है, वो तो निकल के बाहर, बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप 0.123 के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे तो नंबर उसके अंदर घुसेंगे, फिर बाहर निकल जाएंगे। और छोटे छोटा ब्रैकेट लगाना है, चाहे कैसे ब्रैकेट लगाओ। 0.13 नहीं, 0.13 से पहले एक नंबर मैं आपको देता हूं जो कि 0.13 से छोटा है, 0.1207, ये 0.13 से छोटा है।
ठीक है, और ये सारे के सारे नंबर, बल्कि मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, ये 4 है। हाँ, ये नंबर 0.13 से छोटा है और ये सारे नंबर इससे छोटे हैं जो नीचे लिखे हुए हैं 0.1247 से। तो इसका जो उत्तर है वो इस बात में छुपा हुआ है कि पहले तो आप ये समझिए कि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई रैशनल नंबर और फिर उसमें रियल नंबर कैसे आते हैं, उसके अंदर उन संख्याओं के रूट जोड़ दो जिनके रूट नहीं निकल रहे, √2, √3, √5, √6, √7, क्यूब रूट जोड़ दो, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5। हाँ ठीक है, जोड़ दो, लेकिन उससे रियल नंबर सिस्टम नहीं बनता है। उसमें एक और खास तरीके के नंबर आते हैं जिनको हम अबीजीय संख्या कहते हैं, ट्रांसडेंटल नंबर कहते हैं। वो ये संख्या उस प्रकार की है, तो ये संख्या अप्रोच करेगी 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... ये नंबर इस नंबर को अप्रोच करेगा और इस नंबर का कोई और रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे 0.9 बार का तो एक रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1, और √2 का एक और रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1.414 ... और ... का नियम है। तो यहां पर नियम तो है, आगे 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, लेकिन इसका कोई और रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि इसे आप कहें कि साहब ये 1/√2, ऐसा नहीं है। तो ये इसको जाएगा। तो आप जो है थोड़ा सा नेट की सहायता से ये होमवर्क मान लीजिए, गृह कार्य, आप जो है सुप्रीमम इन्फीमम की प्रैक्टिस करिए। सेट्स की तरह तरह के सेट लीजिए, आपको नेट पर मिल जाएंगे और उनका आप सुप्रीमम और इन्फीमम निकालिए। तो अगली बार जब क्लास शुरू होगी तो उसमें जो है आप ये बात भी पूछ सकेंगे, मतलब ये 16 तारीख को होगी अब क्लास, इसके बारे में, लिमिट के बारे में, उसमें आप पूछ सकेंगे कि सुप्रीमम इन्फीमम का ये सवाल हमसे नहीं हो रहा, तो उसमें चर्चा हो सकती है। जरूरी नहीं कि मेरे से हो ही जाए, लेकिन चर्चा हो सकती है। चलिए, अब किसी का और कोई प्रश्न नहीं है तो समाप्त करते हैं। प्रश्न है तो बहुत अच्छी बात है, किसी के मन में कोई बात आ रही है तो। अमरजीत जी। जी मेरे मन में तो कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, लेकिन अब चूंकि इस चर्चा को समाप्त करते हैं अभी। हाँ गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, काफी अच्छा लगा आज के कार्यक्रम में। हाँ, और बाकी जिन लोगों ने इसके अंदर हिस्सा लिया उनका भी बहुत बहुत आभार। उनको कहिए कि 1-2 लोग कुछ कमेंट करें कि समझ में नहीं आया, आपकी आवाज धीमी है, तेज है, लिखने में साफ नहीं है, क्या क्या परेशानियां हैं, थोड़ा बताइए। कुछ लोग कमेंट करिए। हाँ जी। अच्छा था, वैसे ठीक है, हैं? ठीक है, हाँ, बोलो। ठीक है, दिखा था। पहले कोई एक जना बोलो। अभी तो कमेंट वगैरह नहीं आ रही है ठीक से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो भी इसकी कमियां होंगी उनको ठीक करेंगे। ठीक है। कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि बाद में भी लोग कमेंट लिख सकें? ग्रुप में लिख सकते हैं व्हाट्सएप के। अच्छा, व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को बात काफी कम समझ में आई है। क्यों भाई, जरा एक आध जना बताओ कि बात काफी कम समझ में आई है क्या? नहीं नहीं, पूरा समझ में आया है अंकल जी। कौन बोल रहे हैं? बात कर रहा हूँ, अजीज राय बात कर रहा हूँ। अच्छा, समझ में आया है? बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आया है मुझको। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और कभी कभी ये होता है कि जब लोगों के प्रश्न नहीं आते हैं तो 2 कंडीशंस बनती हैं। हमको लगता है या तो पूरा समझ में आया है या बिल्कुल समझ में नहीं आया है। नहीं, ये थोड़ा सा अलग प्रकार का मैथमेटिक्स है ये। नहीं नहीं बिल्कुल, बल्कि मैं एक प्रश्न पूछा था मिर्जा जी ने कि जो आर्किमिडीज था, उन्होंने किस तरीके से जो वृत्त है उसकी परिधि को मापा था। तो उन्होंने, मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल लिमिट का यूज किया था। और जब उनको अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय से जब निष्कासित कर दिया गया था, हालांकि निष्कासित का प्रस्ताव रखा गया था, पर उन्होंने खुद ही अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय को छोड़ दिया था और पाई को खोजने के लिए उन्होंने स्वयं की प्रेरणा से चैलेंज लिया था और 96 भुजाओं का के 2 समभुज
हाँ हाँ 96 भुजाओं की बनाई थी और उसके बीच में एक वृत्त रखा था, और उसमें लिमिटेशंस के रूप में उन्होंने बोला था कि इन दो संख्याओं के बीच में पाई की वैल्यू होगी, जो कि एग्जैक्ट उन्होंने भी नहीं बताई थी, क्योंकि वो वेरी कर रहा होगा, उनको मिल हाँ, रहा था। मतलब असल में गड़बड़ ये हुई कि आज जितना एडवांसमेंट हुआ है पिछले 300 वर्षों में, जी ये जी एडवांसमेंट आर्किमिडीज के बाद भी हो सकता था अगर लोग लिमिट के कंसेप्ट को समझ गए होते। उनके बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जो लिमिट का कंसेप्ट है, इसी से फिर डेरिवेटिव की बात हुई है, इंटीग्रेशन की बात हुई है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की बात हुई है, और जो एडवांसमेंट हुआ है उसके लिए जो ईंधन है वो मुख्य रूप से इन बातों से मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दिक्कत ये है कि लोग ये सोचते थे कि भाई 1/2, 2/3, 3/4 बढ़ता चला जा रहा है, तो करें क्या इसका फिर हम। हाँ 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 तो लिमिट के कंसेप्ट पे नहीं पहुंचे वो। हाँ तो लिमिट का जो कंसेप्ट है वो आपको पुरानी संख्याओं से नई संख्या देता है। जैसे हाँ। आप ये समझिए कि 1/2, 2/3, 3/4 डॉट डॉट डॉट, इसका कोई भी एलिमेंट 1 नहीं है, लेकिन आपको 1 मिल रहा है। सो हाँ। लिमिटिंग प्रोसेस इज ए वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग न्यू नंबर्स फ्रॉम द ओल्ड नंबर्स। जैसे जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उनमें भी आपको पुरानी ही चीजों से नई चीज मिलती है। जैसे आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन दीजिए जिसके कोफिशिएंट इंटीजर हो, तो हो सकता है कि आपको जो रूट मिले वो आपका जो है रैशनल नंबर हो, इंटीजर ना हो, या वो रियल नंबर हो, रैशनल नंबर ना हो। जैसे x² - 2 = 0, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसके कोफिशिएंट 1 और -2 है, लेकिन जो आपको x प्राप्त हो रहा है वो आपको √2 प्राप्त हो रहा है, -√2 प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि उससे जो नंबर आएंगे वो ट्रांसडेंटल नंबर नहीं आएंगे। तो ट्रांसडेंटल नंबर संख्या में बहुत ज्यादा है बाकी नंबरों से। बल्कि ये भी एक आप लोगों के लिए बड़ी मजेदार बात है, इस पर भी अगली बार चर्चा कर सकते हैं कि वैसे तो रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट है और इररेशनल नंबर भी इनफाइनाइट है, लेकिन ज्यादा कोई इसका जवाब देगा ज्यादा कौन है? तो इसका जवाब बड़ा मजेदार है, इस पर चर्चा करेंगे अगली बार कभी, कि इररेशनल नंबर इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स ज्यादा है रैशनल नंबर से, और जितने रैशनल नंबर हैं उतने ही इंटीजर हैं, और जितने इंटीजर हैं उतने ही नेचुरल नंबर है। अब ये बात आपको पचेगी नहीं और पचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस आदमी ने, जॉर्ज क्वेंटर ने पहली बार इस बात को कहा था तो लोगों ने उसको पागल घोषित कर दिया था। हाँ हाँ कोनिकर जी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, क्रोनेकर ने पागल घोषित किया था, लेकिन इसको जॉर्ज कैंटर को। अच्छा, कैंटर, हाँ हाँ हाँ। ये जो मैंने है गणित जगत की सैर, जो ब्रह्मदेव शर्मा जी की पुस्तक है, उसमें पढ़ा था ये। हाँ हाँ हाँ। चलिए समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, लेकिन मैं आशा करता हूं कि अगली बार मेरे सामने कुछ अच्छे प्रश्न रहेंगे 16 तारीख को, और आप जो है 9 तारीख को डिविजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सोच कर आए, करके आए, और उसमें हम केवल डेसिमल सिस्टम की बात ही नहीं करेंगे, उसमें हम जो बाकी सिस्टम है, ऑक्टेट सिस्टम है और बाइनरी सिस्टम है, टर्नरी सिस्टम है, थोड़ा उसमें भी डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद भैया। ये कैसे बंद होगा? ये बीच में बटन है ना, स्टॉप शेयरिंग गिन्नी, माइक के बगल, माइक और कैमरे के बीच में एक बटन है पहले लाल तो वाला। माइक और कैमरा ढूंढू कहाँ है। अच्छा, ये कैमरा है, इनके बीच में लाल बटन है। देख बेटा बंद कर, इसे कैसे बंद करते हैं देख जरा, कैसे बंद होगा ये बता भी दे। तो ये स्टॉप शेयरिंग। चलिए, सभी साथियों का ही बहुत बहुत आभार। नमस्कार सभी को।